नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। मैं हूं ऋतु वर्मा। अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से। लेकिन सबसे पहले अभी तक की बड़ी खबरें। वक्फ पर जेपीसी की बैठक 27 जनवरी तक हुई स्थगित। सांसदों के हंगामे के कारण 10 सदस्यों को किया गया निलंबित। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने पेश किया निलंबन का प्रस्ताव। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर चढ़ने लगा है सियासी पारा। आप विधायक राजेश ऋषि ने अपनी ही पार्टी के नेताओं पर पैसे लेकर टिकट देने का लगाया गंभीर आरोप। भाजपा ने इस मुद्दे पर आपको घेरा। आप विधायक अमानतुल्लाह खां के बेटे की दबंगई पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर आपको घेरे में लिया। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। दिल्ली विधानसभा में कैग की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला। आज बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है याचिका। और नोवाक जोकोविच को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंचे अलेक्जेंडर ज़्वेरेव। वहीं महिला एकल में मेडिसन कीज और एरिना सबालेंका ने बनाई फाइनल में जगह। और बड़ी खबर आ रही है, जेपीसी की बैठक में हंगामा हुआ है। विपक्ष के कई सांसद जेपीसी अध्यक्ष पर मनमाने तरीके से बैठक चलाने का आरोप लगा रहे थे। 27 तारीख को बैठक बुलाए जाने को लेकर भी आपत्ति जताई गई। वक्फ बिल पर बनी जेपीसी की बैठक में भारी हंगामे के चलते सभी 10 विपक्षी सांसदों को जेपीसी से निलंबित किया गया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे लाए थे जेपीसी में विपक्षी दलों के सांसदों को निलंबित करने का प्रस्ताव। चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है। और ये जो 10 सांसद हैं उनके नाम आपको बताते हैं। असदुद्दीन ओवैसी, इमरान मसूद, कल्याण बैनर्जी, अरविंद सावंत, नासिर हुसैन, ए राजा, मोहिबुल्ला नबीम उल हक, मोहम्मद जावेद को निलंबित किया गया है। तो 10 सांसदों ने जेपीसी की पूरी कार्रवाई को लेकर हंगामा किया, जिस पर कि निशिकांत दुबे द्वारा लाए गए प्रस्ताव के तहत जेपीसी के अध्यक्ष जगदम्बिका पाल ने इन 10 सांसदों को निलंबित किया। आइए सुनते हैं निशिकांत दुबे क्या कह रहे हैं। विपक्ष के ही लोगों का ये विचार है, खासकर ओवैसी साहब का, कि जम्मू कश्मीर के जो पूरे रिप्रेजेंटेशन है उसको हमने नहीं सुना और मीरवाइज को बुलाना चाहिए। आज जब मीरवाइज के पहुंचने का था, सबसे पहले कश्मीर के बारे में विपक्षियों की क्या व्यूज है, विचार है, आज ये एक्सपोज हुआ। और एक्सपोज ये हुआ कि मीरवाइज वहाँ बैठे रहे, मीरवाइज के सामने इन लोगों ने हंगामा किया। जेपीसी का समय विंटर सेशन के लिए था। मैंने आज कहा कि विंटर सेशन के लिए यदि समय था तो उसको एक्सटेंड किया गया। यदि जिनको लगता था कि विंटर सेशन तक हम पूरा नहीं कर पाएंगे, उनको जेपीसी का मेंबर नहीं होना चाहिए था। ये अपोजिशन जो मेजोरिटी है उसकी आवाज़ को दबाना चाहती है, हल्ला हंगामा करती है, या किसी विषय पर बात नहीं करना चाहती है। और 27 की मीटिंग जो है सभी लोगों का, मतलब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स जो हैं, उनका ये सजेशन है कि 27 की मीटिंग होनी चाहिए। और मुझे लगता है कि चेयरमैन वही डिसाइड करेंगे। 27 को मीटिंग होगी, 28 को नोट ऑफ डिसेंट आएगा और 29 को हम स्पीकर को इसको जमा करेंगे। और इस पूरे मामले पे हमारे साथ जुड़ गए हमारे साथी संवाददाता शैलेंद्र, ये पूरा मामला आखिर क्या हुआ? जेपीसी की लगातार बैठकें हो रही थी और ये माना जा रहा था कि अब बजट सत्र में जेपीसी अपनी रिपोर्ट को सामने रखेगी। आज क्या हुआ है ये पूरा मामला? देखिए, मीरवाइज उमर फारूक जो जम्मू कश्मीर से जिनको बुलाया गया था, आज वो अपने सुझाव रखना था उन्हें, जो संशोधन आ रहा है वक्फ संशोधन बिल के जरिए, उस पर उनको अपना सुझाव रखना था। वो पहुंचे भी, और वो जब सुझाव रख रहे थे उस वक्त कल्याण बनर्जी और तमाम विपक्षी सांसदों ने कहा कि जिस तरह से बैठक बुलाई जा रही है, इतनी जल्दबाजी दिखाई जा रही है, तो अब जब 26 जनवरी आ रही है और 27 को बैठक बुलाई जा रही है, तो ऐसे में तमाम सांसद जो सदस्य हैं वो मौजूद नहीं रहेंगे, तो वो 27 की बैठक में नहीं आ सकते।
जेपीसी अध्यक्ष पर भी आरोप लगाया गया जगदम्बिका पाल पर कि वो मनमाने तरीके से ये बैठक चला रहे और उस पर हंगामा काफी होता रहा। इस बीच हम जानते हैं कि ये बैठक जो कि आज 3 बजे के बाद तक चलनी थी, उसमें ये जिस तरह से हंगामा हुआ तब एक प्रस्ताव आया कि जो विपक्ष के 10 सांसद हैं क्यों न उनकी आज की जो बैठक है उसके लिए निलंबित कर दिया जाए, जिससे कि बैठक आगे सुचारू रूप से चल सके। तो उस प्रस्ताव पर कार्रवाई करते हुए जो विपक्ष के सांसद, जिसमें कल्याण बनर्जी, ए राजा और तमाम अन्य सांसद हैं विपक्षी दलों के, अलग अलग दलों के, उनको आज की बैठक के लिए फिलहाल स्थगित करने, उनको निलंबित करने का फैसला किया गया। और उसके बाद काफी हंगामा हुआ और तमाम विपक्षी सांसद बाहर आ गए। उन्होंने अपनी मीडिया से बातचीत में कल्याण बनर्जी ने कहा भी, आरोप भी लगाया जो हमने आपको बताया भी। तो इस तरह से एक आरोप यह है कि बहुत जल्दबाजी कर रही है जेपीसी इस पूरे बैठक में लोगों को सुनने में, जबकि सत्ता पक्ष के सदस्यों का यह कहना है कि देखिए हम पहले ही कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है और अब ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुनकर एक रिपोर्ट तैयार होनी है क्लॉज बाय क्लॉज 27 तारीख को, और अब बहुत समय नहीं है। उसके बाद 27 और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो 28 को बैठक बुलाकर रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाना है। तो ये कहना विपक्षी दलों का बिल्कुल उचित नहीं है। इस हंगामे के बीच विपक्षी सांसद बाहर आ गए। जी शैलेंद्र, 2-3 बातें जो इसमें जाननी सबसे ज्यादा जरूरी हैं। जेपीसी की अभी तक एक तो कितनी बैठकें हो चुकी हैं, और हम जानते हैं कि शुरुआती बैठकों में ही मीरवाइज उमर को बुलाने की बात की गई थी, लेकिन अगर आज की बैठक में मीरवाइज उमर शामिल थे तो आपत्ति का कारण क्या था इन सांसदों का? देखिए, जम्मू कश्मीर में हम जानते हैं कि जब अलग अलग राज्यों में या अलग अलग क्षेत्रों में जब जेपीसी की बैठकें हुई थी तो वहां पर जो कोई शामिल नहीं हो पाया था तो ये कहा गया था कि वो उनको दिल्ली बुलाया जाएगा, और उसके तहत मीरवाइज उमर फारूक को दिल्ली बुलाया गया। वो बैठक में पहुंचे भी, और हमने देखा लखनऊ में बैठक इससे कुछ दिन पहले हुई थी। 34 बैठकें दिल्ली में हो चुकी हैं अभी तक, और अगर अलग अलग राज्यों में वो बैठक जोड़ लें तो कुल मिलाकर देखें तो ये बैठकें 34 या उससे ज्यादा हो जाती हैं। तो इस तरह से जो एक आरोप विपक्षी सदस्य लगा रहे थे कि इतनी जल्दबाजी में बैठक क्यों बुलाई जा रही है और मनमाना रवैया क्यों अपनाया जा रहा है, और जब मीरवाइज उमर फारूक अंदर बैठक में थे तो सूत्र बता रहे हैं कि उनको बोलने की जगह पर विपक्षी सांसद ज्यादा जो सदस्य हैं वो बोल रहे थे, और ऐसी ऐसी बातें कह रहे थे जो एक तरह से देखे वक्फ बोर्ड के मुद्दे से जुड़ी भी नहीं थी। ऐसा भी आरोप है जो सूत्र में बता रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। और लगातार ये कहना कि 27 को बैठक क्यों बुलाई जा रही है, इस तरह का हंगामा करना बैठक के अंदर कि कार्रवाई आगे ना हो पाए, इसकी वजह से ये फैसला लेना पड़ा। विपक्षी सांसद ये कह रहे थे कि उनके लिए संभव नहीं है कि वो अपने अपने क्षेत्रों में रहेंगे या 26 जनवरी को बाहर रहेंगे दिल्ली से, तो फिर 27 को कैसे बैठक के लिए आ सकते हैं। ऐसी तमाम बातें उन्होंने कही। देखिए, यहाँ ये समझना जरूरी है ऋतु कि जब भी कोई संसदीय समिति होती है, जो स्थायी संसदीय समितियां होती हैं अलग अलग मंत्रालयों की जांच के लिए, उनके सदस्यों की भी ये जिम्मेदारी है, और जो अस्थायी समितियां जो किसी उद्देश्य विशेष के लिए बनाई जाती है, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर अन्य तरह की समिति, उनमें जिन सदस्यों को रखा जाता है किसी बिल पर विचार के लिए, तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि जब वो बैठक बुलाई जाए तो बैठक में मौजूद रहे, और अगर किसी अपरिहार्य कारण से वो नहीं आ सकते हैं तो उसकी सूचना उस कमेटी के अध्यक्ष को दें। लेकिन यहाँ तो जब बैठक बुलाई जा रही है तो विपक्षी सदस्य उस बैठक की तारीख पर ही सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी जब रिपोर्ट तैयार होनी थी तब विपक्षी सांसदों ने लोकसभा अध्यक्ष से मुलाकात की और कहा कि अभी बहुत ज्यादा इस पर विचार की जरूरत है। लोकसभा अध्यक्ष ने उस बात को मान भी लिया और बाद में जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाया भी गया। तो अब ये कहना कि बैठक जल्द इस तरह से बुलाई जा रही है, विपक्षी सदस्यों से सहमति नहीं ली जा रही है। कल्याण बनर्जी ने तो बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया आज समिति के अध्यक्ष को लेकर, और ये कहा कि उनके जो विपक्षी सांसद हैं उनको ठीक ढंग से ट्रीट नहीं किया जा रहा है। तो इस तरह के आरोप लगाना कतई उचित नहीं है, और सत्ता पक्ष के सदस्य भी उस पर कह रहे थे कि सबको अपनी बात रखने का हक है, लेकिन जब बाकी सदस्य अपनी बात रखते हैं तो विपक्ष हंगामा करता है समिति के अंदर, और जिनको बुलाया गया कम से कम उनको तो सुनने दिया जाए कि उनके क्या सुझाव हैं। तो इसको लेकर आज काफी हंगामा देखने को मिला बैठक।
शैलेंद्र, वक्फ कानून में संशोधन के इस विधेयक पर जब बात हुई तब ये विपक्ष ने कहा कि वो ये चाहता है कि इस पे सभी राजनीतिक पार्टियों से विचार विमर्श किया जाए, एक विचार विमर्श का लंबा समय लिया जाए और इस पूरे विधेयक को, संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजा गया। और जेपीसी के दौरान भी हमने देखा कि इन तमाम बैठकों के दौरान कई ऐसे मसले सामने आए जो तमाम राज्यों से आ रहे थे कि किस तरह से अन्य राज्यों के वक्फ बोर्ड जो हैं वो तमाम संपत्तियों पे अपना दावा कर रहे हैं। हमने देखा पिछली बैठक में भी ये पाया गया कि समिति ने कर्नाटक, राजस्थान और मध्य प्रदेश द्वारा वक्फ संपत्तियों की स्थिति पर दिए गए जवाबों को असंतोष बताया था, लेकिन इसके बावजूद भी समिति ने इन तमाम राज्यों के बोर्डों को 15 दिन का समय दिया कि आप अपना जवाब दें। तो ऐसा नहीं है कि सबको सुना जा रहा है, इसके बावजूद भी अगर विपक्षी सांसदों का ये कहना है कि ये एडहॉक मीटिंग है, तो ये एडहॉक मीटिंग क्यों कही जा रही है इन बैठकों को? कितने समय पे ये कितने दिन का नोटिस होता है कि अगर मीटिंग को कॉल किया जाता है जेपीसी में, सांसदों को पहुंचना होता है? ये देखिए, आमतौर पर ये सुविधा देखी जाती है कि जो सांसद वो उनका संसदीय क्षेत्र से जो आने का समय है वो इतना रहे कि वो आ सके, और इसके लिए पूरी तैयारी की जाती है, बाकायदा सूचना दी जाती है। 27 तारीख अभी कोई कल नहीं है, आप देखिए आज 24 तारीख है और आज की बैठक में दिल्ली में उपस्थित ही है, तो फिर ऐसे में ये कहना कि 27 को बैठक बुलाना ठीक नहीं है, थोड़ा सा ये एक तर्क गले नहीं उतरता। 26 को दिल्ली में भी 26 जनवरी में तमाम सांसद रह सकते हैं अगर 27 को बैठक है, या फिर उस पर अपनी बात रख सकते हैं। इससे पहले भी विपक्षी सांसदों, खासतौर पर कल्याण बनर्जी ने जो रवैया अपनाया था उसको लेकर हमने देखा था कि लोकसभा अध्यक्ष से भी शिकायत हुई थी और बाद में एक सफाई भी दी थी, उन पर कार्रवाई भी हुई थी। तो ये चूंकि बैठक में तमाम जो सुझाव आ रहे हैं उसमें जो 44 संशोधन प्रस्तावित है उनमें से कई संशोधनों के पक्ष में और कुछ और सुझाव आए हैं जो एक तरह से विपक्षी दलों को लगता है कि वो उनकी राय से इतर है। तो ऐसा लगता है, और ये सत्ता पक्ष के सदस्यों का आरोप भी है कि इसलिए जेपीसी के अध्यक्ष पर इस तरह के आरोप लगाकर हंगामा किया जा रहा है विपक्षी सदस्यों द्वारा। तो निश्चित तौर पर जब देश भर से राय ली जा रही है, देश भर के जो वक्फ बोर्ड है उनसे राय ली जा रही है, यही आरोप था कि आप जो स्टेक होल्डर है उन्हें बुलाइए। जब स्टेक होल्डर को बुलाया जा रहा है, आप देखें जम्मू कश्मीर हो या इससे पहले तमिलनाडु हो या उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, बिहार हो, उत्तर पूर्व हो, तो फिर आपत्ति क्या है? क्या जो वक्फ बोर्ड के तमाम स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं वो कई संशोधनों को बहुत सही और जरूरी बता रहे हैं, अपरिहार्य बता रहे हैं, इसलिए ऐसा विपक्षी दल इस तरह का भी व्यवहार कर रहे हैं? ये सवालों के घेरे में तो जरूर है। जी शैलेंद्र, मीरवाइज आज इस बैठक में शामिल हैं, क्या आप 27 तारीख को भी वो शामिल होंगे अगली बैठक में? क्या वो अपनी बात रख पाए थे आज जब ये हंगामा शुरू हुआ, या बैठक स्थगित हो गई है बिना उन्हें सुने? देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं कि उन्होंने अपनी बात रखनी शुरू ही की थी, और जब भी कोई बात विस्तार से नहीं रख पाता है तो अपना प्रतिवेदन दे देता है संसदीय समिति के सामने। और मीरवाइज उमर फारूक को आज बुलाया गया था। 27 तारीख को क्लॉज बाय क्लॉज जो सुझाव आए हैं उनको अंतिम रूप देने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। यानी 27 या उसके बाद अगर 28 या फिर किसी और दिन बैठक होती है तो वो फाइनल रिपोर्ट बनाने की प्रक्रिया होगी। मीरवाइज उमर फारूक का जहां तक सवाल है, उनको आज बुलाया गया था और आज वो समय से आ भी गए थे, और तकरीबन 11:15 बजे के बाद ये बैठक शुरू भी हुई। और शुरू में तकरीबन आधा घंटा वो कहा गया कि वो अंदर उन्होंने अपनी बात रखी भी। उसके बाद विपक्षी सांसद कुछ बाहर आए और उन्होंने मीडिया से कहा कि वो इस तरह से बैठक बुलाई जा रही है जिससे उन्हें दिक्कत है। कल्याण बनर्जी ने मीडिया से बातचीत भी की, तो ये माना जा सकता है कि उन्होंने अपनी बात रखी है। हालांकि उस बीच बहुत टोका टोकी और विपक्षी सांसद हंगामा करते रहे और अपनी बात या जम्मू कश्मीर को लेकर कुछ अपनी बात वो रखना चाहते थे, और उसमें एक ऐसे हंगामे के हालात बने कि जो ना होते तो बेहतर होता। आसानी से सुझाव पर जो अपनी बात रखना है आमंत्रित सदस्य को या फिर जिन सदस्यों को बुलाया गया है मीरवाइज उमर फारूक, वो रखते तो ज्यादा बेहतर होता। लेकिन निश्चित तौर पर जब उन्हें बुलाया गया है तब उन्होंने अपने प्रतिवेदन दिया है। ऐसी खबरें आ रही हैं। अब थोड़ी देर में स्थिति साफ होगी कि कितना समय उनको मिल पाया
आज अपनी बात रखने का। बिल्कुल शैलेंद्र, एक गंभीर मसला है, वक्फ संशोधन विधेयक है जिस पर जेपीसी की बैठकें हो रही हैं। जेपीसी एक ऐसी समिति होती है जिसमें तमाम विपक्षी पार्टी और सत्ता पक्ष के लोग शामिल होते हैं। ऐसे में आखिर ऐसा क्या हुआ बैठक में कि आज विपक्षी सांसदों ने हंगामा किया, जिसके बाद की एक प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव लेके आए निशिकांत दुबे, जिसे स्वीकार करते हुए जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने 10 सांसदों को आज की बैठक के लिए निलंबित कर दिया है। ये तमाम विपक्षी सांसद हैं। बहुत बहुत अभी तक की जानकारी के लिए धन्यवाद शैलेंद्र। इस खबर पर हम फिर आपसे अपडेट लेंगे। बात करते हैं दिल्ली चुनाव का। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रण जीतने के लिए अब चुनाव प्रचार में तेजी आने लगी है। सभी पार्टियों के नेता अपने प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पिछले 2 विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच आमने सामने की लड़ाई रही है। इस बार कांग्रेस अपने प्रयासों से लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने में जुटी हुई है। चुनाव प्रचार में इसकी झलक भी दिख रही है। तीनों पार्टियों में लोकलुभावन योजनाओं की घोषणा करने की होड़ लगी हुई है। आज भी दिल्ली में कई जगहों पर भाजपा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता प्रचार में जुटे हैं, जहां तमाम आरोप प्रत्यारोपों के कारण माहौल पूरी तरह से रोचक हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर राजधानी में सियासत तेज हो गई है। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में कड़ा मुकाबला है। भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा आज मेहरौली विधानसभा क्षेत्र में शाम 5 बजे जनसभा करेंगे। कालूराम चौक पर जेपी नड्डा भाजपा महारैली मेहरौली उम्मीदवार गजेंद्र यादव के समर्थन में पार्टी का चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं उनकी दूसरी रैली शाम 7 बजे पालम में है। इस दौरान वो प्रत्याशी कुलदीप सोलंकी के लिए वोट मांगेंगे। और दिल्ली में जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, सभी दलों के नेता एक दूसरे पर जमकर आरोप लगा रहे हैं। बीजेपी नेता आरपी सिंह ने अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पिछले 10 सालों में अरविंद केजरीवाल की टीम न कोई काम कर पाई है, न कोई योजना पेश कर पाई। पिछले 10 साल में तो कोई टीम इनकी काम कर नहीं पाई। 10 साल में तो ये सब यही टीम थी, यही लोग थे, पर कोई प्लान दे नहीं पाए। अब क्योंकि चुनाव सिर पर है, इसलिए कुछ ना कुछ कहना है, वोट बैंक की राजनीति करना है, कहना है। परंतु जो काम उनको दिए गए थे, क्या वह काम पूरे हुए? उन्होंने कहा था कि मैं नल से जल दूंगा, और अब खुद मानते हैं, टीवी चैनल पे जाकर कहते हैं कि हाँ मैं नल से जल नहीं दे पाया। फिर क्या दिल्ली के अंदर बढ़िया सड़कें दे पाए? क्या खुद मानते हैं कि हाँ दिल्ली की सड़कों में खड्डे हैं। यमुना जी साफ नहीं कर पाए, ये खुद मानते हैं। टीवी डिबेट्स में, टीवी चैनल पे खुद जाकर कहते हैं हाँ मैं यमुना जी साफ नहीं कर पाया। वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग ढांढा ने यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी के स्कूलों को बदहाल बताते हुए कहा कि दिल्ली में हुए विकास को योगी आदित्यनाथ देखें और सीखें। योगी जी चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली आए हैं और उनका स्वागत है दिल्ली के चुनाव प्रचार में। जब दिल्ली आए हैं तो कुछ सीख के जाएं, यहाँ के स्कूल, अस्पताल के मॉडल को देखें जिसके दुनिया भर में चर्चा होती है। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल रोजाना बंद हो रहे हैं, उनको बंद होने से रोकें, वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेटर करें। तो जब दिल्ली आए हैं चुनाव प्रचार के लिए, तो इन बीजेपी वालों के बहकावे में नहीं रहे योगी जी। वो दिल्ली आए हैं तो उसका फायदा उठाएं और अरविंद केजरीवाल जी के मॉडल से कुछ सीख के जाएं, उसको उत्तर प्रदेश में इंप्लीमेंट करें। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आप पर शराब बिक्री में करोड़ों की कमाई करने का आरोप लगाया है और कहा है कि पंजाब की शराब कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए भ्रष्टाचार किया जा रहा है। ब्रांड शराब की ज़्यादातर पिए जाते हैं, जो लोगों की प्रेफरेंस है वो दिल्ली में सरकार की दुकानों पे बिकते ही नहीं। उस तरीके के ब्रांड बिकते हैं जो दिल्ली सरकार ज़बरदस्ती बेचना चाहती है, जिनका कोई औचित्य नहीं है। भाई दुकान पे तो आप वो चीज़ें बेचेंगे ना जो ग्राहक चाहता है, और अगर आप ग्राहक को ज़बरदस्ती कोई ब्रांड पिला रहे हैं, इसका मतलब है कोई ना कोई आपकी मिली भगत है उन कंपनियों से। और वो कंपनियाँ पाई जाती हैं कि सबके सब पंजाब में शराब बना रही हैं। अब पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। उन ब्रांडों को जिनका कोई बहुत ज़्यादा दिल्ली में लोकप्रियता नहीं है, उनको दिल्ली में आप लोगों को ज़बरदस्ती पिला रहे हैं, जिससे लाखों करोड़ों रुपया ये कंपनी बना रही हैं। तो ये तो भ्रष्टाचार का मुकदमा बनता है। और आरोपों के बीच आम आदमी पार्टी पर विधानसभा की टिकटें बेचने के लगातार गंभीर आरोप लग रहे हैं। ताजा मामला जनकपुरी से वर्तमान विधायक राजेश ऋषि से जुड़ा है, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल पर विधानसभा की टिकटें बेचने का आरोप लगाया है। विधानसभा की टिकटों की बोली लग रही है। केजरीवाल जो ज्यादा बोली लगा रहा है उसको टिकट दे रहे हैं।
अब ये पार्टी भ्रष्टाचार रोकने वाली पार्टी नहीं, भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली पार्टी बन गई है। जिस आदमी को हम कट्टर ईमानदार कहते थे, आज वो कट्टर बेईमान हो गया है, क्योंकि मुझसे भी 5 करोड़ रुपए मांगे गए थे, पर्सनली खुद मांगे गए मुझसे। और अभी मेरे को विश्वस्त सूत्रों ने मुझे बताया है कि अभी देखते हैं आप, हरिनगर में राजकुमारी जी की टिकट काट दी गई, उनको सिंबल नहीं दिया गया, क्योंकि वहां पर हमारे सूत्रों ने बताया कि 12 करोड़ रुपए में उन्होंने टिकट दूसरे को दे दी, ये पैसा नहीं दे पाई, इसलिए इनकी टिकट कट गई। तो ये केजरीवाल जी कर क्या रहे हैं? सेवा के लिए आए थे, आज ये सेवा हो रही है। हमारे यहां भी जनकपुरी के अंदर जिसको टिकट दिया है वो भ्रष्टाचारी है एक नंबर का, लेंटर माफिया एक नंबर का, और तो और उसकी तो कहानी ऐसी है कि पूरी कॉलोनी में चले जाओ तो स्थिति बहुत खराब है उनकी। उधर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल ने दिल्ली में गंदगी और टूटी सड़कों को लेकर दिल्ली सरकार को एक बार फिर घेरा है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दिल्ली के बवाना इलाके का एक वीडियो साझा करके उन्होंने वहां की वर्तमान स्थिति का हाल बताया है। स्वाति मालीवाल ने लिखा कि सड़कों पर बहते सीवर, खुली नालियां, टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, नल में पानी नहीं, ये नर्क नहीं, दिल्ली के बवाना का हाल है। स्वाति ने आप पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ऐसी सुंदरता देख लंदन, पेरिस में जगह जगह धरने हो रहे हैं। वहां की जनता मांग रही है कि हमें भी ऐसा विकास चाहिए। बधाई दिल्ली। और धीरज, दिल्ली चुनाव में तमाम आरोपों प्रत्यारोपों और इतने ही मामलों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़ चुके हैं। धीरज, एक तरफ तो आरोप प्रत्यारोप है, लेकिन इनके बीच एक बड़ा आरोप जो आम आदमी पार्टी के भीतर से ही लग गया है। वर्तमान विधायक का कहना है कि अरविंद केजरीवाल टिकटों को बेच रहे हैं। 5 करोड़ और 12 करोड़ की बोली लग रही है टिकट के लिए। देखिए, एक तरफ से कहा जा सकता है कि जो बगावत के जो सुर हैं वो आम आदमी पार्टी से उठने शुरू हो गए हैं। और इस बार के विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से हमने देखा कि आम आदमी पार्टी ने दूसरे दल के नेताओं को अपने दल से ज्यादा तवज्जो दी। लगभग 15 से जो अधिक उम्मीदवार आम आदमी पार्टी के इस बार जो कैंडिडेट बने हैं वो कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से आए हैं। और भारतीय जनता पार्टी में जिन्हें टिकट नहीं मिली तो उन्होंने आम आदमी पार्टी का रुख किया। जाहिर सी बात है, जब दूसरे अपने दल नेताओं को टिकट नहीं मिलता है, पार्टी से ही बगावत शुरू हो जाती है। और जिसका कि नतीजा भी हमें देखने को मिल से आदमी पार्टी के ही जो नेता हैं, जो कैंडिडेट, जो विधायक हैं, ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें टिकट नहीं देकर टिकट को बेचा गया। और इसका हम उदाहरण ये भी देख सकते हैं कि जैसे कि जो एक बार आम आदमी पार्टी ने जबकि पूरे प्रत्याशी 70 विधानसभा के घोषित कर लिए, उसके बाद विधायकों के नाम का जो पूर्व में जो वहां के जो उम्मीदवार थे उनको वहां का कैंडिडेट बना दिया, जिसमें कि एक बवाना की विधानसभा सीट है जहां पर कि जो शरद चौहान के विधायक थे उनको दोबारा उन्होंने टिकट दिया। और एक दूसरा विधानसभा क्षेत्र जो हरिनगर का विधानसभा क्षेत्र है, और हरिनगर विधानसभा क्षेत्र की जो जिन्हें कि आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया राजकुमारी ढिल्लों को, और उनका टिकट काट कर नए उम्मीदवार को जो सुरेंद्र बनाया गया। तो एक तरीके से अभी कहा जा रहा है कि राजकुमार ढिल्लों जो हैं वो पार्टी से बगावत करके हरिनगर विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतरी है। और वो साफ तौर पर उनके जरिए ये कहा जा रहा है कि उन्हें 10 करोड़ या 12 करोड़ पार्टी को नहीं दिए जाने के कारण ही उनका टिकट काटा गया है। और हमारा टिकट घोषित होने के बाद, हमारा टिकट आने के बाद, जबकि दूसरा कोई व्यक्ति हमसे अधिक एक तरीके से कहते हैं ज्यादा पैसा देने के लिए तैयार हुआ है, 10 से 12 करोड़, तो टिकट दे दिया गया है। और जो सुचिता होती है कि हम ईमानदार हैं। धीरज, बात ये है कि जहां एक तरफ आम आदमी पार्टी को लगातार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस 10 साल के काम पर घेर रहे हैं, वहीं आम आदमी पार्टी अपने ही लोगों से भी घिरती दिखाई दे रही है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं का क्या कहना है? अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, तमाम ये नेता कहाँ हैं? ये क्या कहते हैं जब स्वाति मालीवाल सड़कों का वीडियो शेयर करती हैं एक्स पर और बताती हैं कि किस तरह से दिल्ली खूबसूरत हो रही है? देखिए, स्वाति मालीवाल उन्हीं कर उनसे ही 10 साल का हिसाब मांग रही है। और स्वाति मालीवाल जो दिल्ली के विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर रही है, कभी वो पटेल नगर के विधानसभा क्षेत्र में जाती है, कभी उनको हमने नरेला के विधानसभा क्षेत्रों में देखा, और कभी उनको हमने बाकी के जो विधानसभा क्षेत्रों में देखा। और जिस तरीके से वो विधानसभा
दर विधानसभा घूमकर और वहाँ की जो गंदगी का मुद्दा उठा रही है, वहाँ के जो कूड़े और कचरे का मुद्दा उठा रही है, ये अरविंद केजरीवाल के लिए एक बहुत बड़ा सवाल इस विधानसभा चुनाव में है। देखिए, जिस दिल्ली को विकसित करने की बात, जिस दिल्ली शहर को एक मॉडल शहर के रूप में विकसित करने की बात आम आदमी पार्टी ने की थी, अरविंद केजरीवाल ने की थी, वैसा प्रारूप दिल्ली को मिला नहीं। और इसके अलावा जो एक तरीके से हम कह सकते हैं जो शीला दीक्षित की बनाई हुई दिल्ली थी, या उसे पूर्व के जो मुख्यमंत्रियों के द्वारा बनाई गई जो दिल्ली थी, जो उसकी खूबसूरती थी, उसकी अच्छी सड़कें थी, दिल्ली के पास अच्छे फ्लाईओवर थे, तो उन तमाम जो चीज़ों को एक तरीके से दिल्ली में जंग लग गया और दिल्ली में जो सुधार होने चाहिए थे, जो कूड़े के ढेर को खत्म करना चाहिए था, जो हम कह सकते हैं कि जो रोजाना जो दिल्ली में जो गंदगी का अंबार लगता है उसको खत्म करना चाहिए था, यमुना के प्रदूषण को खत्म करना चाहिए था। लेकिन ये सारी जो वायदे थे, ये सारे जो वायदे करके आम आदमी पार्टी जो सत्ता में आई थी और वो नहीं सत्ता में आने के बाद भी उन काम को पूरा नहीं कर चुकी है, तो बगावत के जो सुर है उनके पार्टी की तरफ से ही हो रहा है। देख रहे हैं कि हम स्वाति माल जैसा कि जी धीरज, बिल्कुल एक तरफ चौतरफा हमले, एक तरफ बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में प्रचार के लिए उतरे हैं, जहां देखा गया योगी आदित्यनाथ की रैलियों के बाद एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है, चुनाव का एक पूरा रुख मुड़ते हुए दिख रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंतर्विरोधों से और अपने ही भीतर के आरोपों से घिरती आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। और मिड-डे प्राइम में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। Hey girls! आज तो पार्टी चाहिए। चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। दिल्ली चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। अगली खबर भी दिल्ली से ही है, जहां पेट्रोलिंग के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे द्वारा दिल्ली पुलिस से बदसलूकी मामले को लेकर बीजेपी हमलावर है। मालवीय नगर से भाजपा उम्मीदवार सतीश उपाध्याय ने इस मामले को लेकर आप सरकार पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा है कि आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे ने एसएचओ के साथ बदसलूकी की और कहा कि वह विधायक का बेटा है। आप विधायक विदेशों में बैठे गिरोहों के साथ तालमेल बिठाकर जबरन वसूली कर रहे हैं और दिल्ली की कानून व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। बता दें कि पुलिस की गश्त के दौरान आप विधायक अमानतुल्लाह खान के बुलेट चला रहे उनके बेटे ने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने के साथ ही पुलिस से बदसलूकी की थी। इस मामले में पुलिस ने मोटर व्हीकल एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत 20,000 रुपए का चालान किया है। फिरौती करने वाली पार्टी, वसूली करने वाली पार्टी, गैंगस्टर के साथ कोरिलेशन करने वाली पार्टी अगर ये सवाल करे, अब दिल्ली के लोग अच्छी तरह से जानते हैं अमानतुल्लाह खान के बेटे ने किस तरीके से एसएचओ के साथ बदतमीजी की और उन्होंने कहा कि आप जानते नहीं कि मैं विधायक का बेटा हूं, किस तरह से कानून व्यवस्था को यहां पर ख़राब कर रहे हैं। और आम आदमी के पार्टी के विधायक किस तरीके से जो विदेश में गैंग बैठे हुए हैं उनके साथ बैठ करके दिल्ली में एक्सटॉर्शन और फिरौती कर रहे हैं, दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब कर रहे हैं। 62 एमएलए हैं और 62 एमएलए के पास जरा निकाल लें कि कितने लोगों पर क्रिमिनल केसेस लगे हैं। दिल्ली की कानून व्यवस्था को ख़राब करने का काम अगर किसी ने किया है तो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी ने किया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी दंगल चरम पर है। इस बीच दिल्ली के ओखला विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मॉडिफाइड साइलेंसर वाली मोटरसाइकिल चलाने और पुलिसकर्मियों से दुर्व्यवहार करने के आरोप में मामला दर्ज हुआ है। इस मामले पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ने आप नेता पर जमकर निशाना साधा। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने कहा कि किसी का भी बेटा हो, नियम सबके लिए बराबर है। कानून सबके लिए बराबर है। वो मेरा बेटा हो, उनका बेटा हो, केजरीवाल का बेटा हो, इसमें बेटे कहां से बीच में आ गए। कोई भी अगर कानून नियम का उल्लंघन करे, तोड़े, मुझे लगता है कि ऊपर उठकर दबाव से, राजनीति से ऊपर उठ के कार्रवाइयां होनी चाहिए और कार्रवाई होनी चाहिए अगर किसी ने कोई नियम कानून तोड़ा। और आइए अब बात करेंगे महाकुंभ से जुड़ी कुछ खबरों की।
महाकुंभ का आज 12वां दिन है। हर रोज लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं का सैलाब यहां संगम स्नान के लिए पहुंच रहा है। 13 जनवरी से शुरू हुए महाकुंभ में अब तक 10 करोड़ 21 लाख से ज्यादा श्रद्धालु संगम में स्नान कर चुके हैं, जिनमें 24 जनवरी को सुबह 10 बजे तक के आंकड़ों के अनुसार 10 लाख से ज्यादा कल्पवासी और तकरीबन 20.5 लाख से ज्यादा तीर्थयात्रियों के साथ ही करीब 30 लाख से ज्यादा लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया। वहीं महाकुंभ के सफल आयोजन के लिए प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। संगम क्षेत्र में स्नान के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हजारों सुरक्षाकर्मी और स्वयंसेवक तैनात हैं। हर 144 साल में होने वाले हिंदू धर्म के सबसे पवित्र आयोजनों में से एक महाकुंभ की छटा कुछ अलग ही दिख रही है। संगम में स्नान को पापों के नाश और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना जाता है। प्रयागराज महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं ये देखने कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता समरसता ही नहीं बल्कि विश्व बंधुत्व को भी बढ़ावा दे रहा है। ब्राजील के प्रेम बाबाजी महाराज भी सच्चा आश्रम में अपने 110 अनुयायियों के साथ पधारे हैं। मजेदार बात यह है कि समूह के लोग खुद को किसी राष्ट्र का नहीं बल्कि ब्रह्मा का निवासी बताते हैं और गुरु के सानिध्य में दिव्य ईश्वर की अनुभूति को अपना कर। इनसे बात की हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्र ने। प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, प्रभुआ पे जागो परमात्मा जागो, मेरे सर्व जागो सर्वत्र जागो। प्रयागराज में महाकुंभ में भारत ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आ रहे हैं। पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे महाकुंभ का ये पर्व एकता समरसता के साथ साथ विश्व बंधुत्व का संदेश देता है। एक ऐसे ही पूरा ग्रुप है हमारे साथ जो विदेशों से आए हैं। हम खुद आपसे जानना चाहेंगे। I am from Brahma and my experience is meeting with the divine, following a guru, being in the motherland, Mother India, dissolving all ideas of countries. You don't believe in borders, you don't believe in the... There's no borders, only the mind. I feel amazing. I feel so lucky to be here. India is a mother, Ganga is a mother, holy water, and we're all becoming sisters and brothers here together. इस पूरे ग्रुप के जो गुरुजी हैं, जो इनकी अगुवाई में सब लोग आए हुए हैं, वो हमारे साथ हैं। This is a divine experience. This is a transcendental experience. Because these people from every part of the world come here. Many different countries, people come for this movement of faith, hope, liberation. People come for receive the blessings of the God through these waters, sacred waters. The peace is inside of us. Everything we're looking for out is not out, it's inside. Love, prosperity, peace, harmony, health is inside. Necessary, search inside of us. This is India touch us. The gift of India for world is the spirituality. Many countries give different gifts for world. The gift for world from India is spirituality. This India show us the path. The peace is inside. Do you think the current leadership of India, he says that Vishwa Bandhu Bharat, universal brotherhood. Yes. So India can play a vital role in diplomacy, in world politics, and in to maintain the peace, calm and harmony in the world. Yes, this is very, very important role of India in this moment, because in this moment is for union, the family, universal family. This moment is for put everybody together, they create union, and India has a very important role in this scenarios. तो आप देखते हैं कि ब्राजील से आया हुआ ये पूरा समूह देशों के भौगोलिक बंटवारे में विश्वास नहीं करता है, व्यक्तियों के धर्म के बंटवारे में विश्वास नहीं करता है,
और ये मानना है कि भारत ही पूरी दुनिया को एक आध्यात्मिक शक्ति के रूप में, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व के संवाहकर्ता के रूप में और साथ ही साथ मानवता के पोषक के रूप में अग्रदूत बनने का काम कर सकता है। कैमरा पर्सन रमाकांत के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। और प्रयागराज इस वर्ष न केवल महाकुंभ के आयोजन के लिए दुनिया भर में सुर्खियां बटोर रहा है, बल्कि भगवान हनुमान के दिव्य मंदिर के कारण भी इसका विशेष धार्मिक महत्व है। ये मंदिर अतुल्य भारत का एक और उदाहरण है, जो दुनिया भर के भक्तों को आश्चर्यचकित करता है। देखिए हमारी सहयोगी दीपिका महतो की एक खास रिपोर्ट। प्रयागराज का पवित्र शहर न केवल अविश्वसनीय महाकुंभ का आयोजन स्थल है, बल्कि इसके साथ एक समृद्ध भक्ति और आध्यात्मिक मूल्य से भी जुड़ा हुआ है। ये शहर प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी मंदिर का घर है, जिसे लेटे हनुमान मंदिर भी कहा जाता है। इस सुंदर मंदिर में लेटे हुए हनुमान जी की एक विशाल विग्रह स्थापित है। ये दुनिया का एकमात्र ऐसा हनुमान मंदिर है जहां लेटी हुई मुद्रा में विग्रह स्थापित है। यहाँ पे 1500 ईस्वी में हमारे एक बाल केसरगिरी नाम महाराज आए थे। यहाँ पे कुंभ चल रहा था, कुंभ का समय था 1500 ईस्वी में। तो उस समय क्या हुआ कि जगह जगह जैसे अभी टेंट लगाते हैं ना, महात्मा बैठते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, तो उन्होंने भी अपना यहाँ पे हवन कुंड बनाया था। और हवन कुंड बनाने के लिए उन्होंने अपना चमीटा गाड़े थे। तो जब कोई चीज़ नीचे होती है ना, तो एक आवाज़ आती है अलग। जब चमीटा गाड़े तो टकराई मूर्ति से, तो कुछ आवाज़ आई, तो उन्होंने मिट्टी को हटा के देखे बालू को, तो ये हमारे हनुमान जी के दर्शन हुए हैं उनको यहाँ पे। तभी से यहाँ पे हनुमान जी की सेवा पूजा चल रही है। प्रयागराज में स्थित इस लोकप्रिय हिंदू मंदिर के बारे में जानने लायक एक और दिलचस्प बात ये है कि भगवान हनुमान के विग्रह का एक हिस्सा हर साल मानसून के दौरान पानी का स्तर बढ़ने से गंगा नदी के जल में आधा डूब जाता है। ऐसी मान्यता है कि मां गंगा बजरंगबली के चरणों को छूने के लिए ऊपर आती हैं। इस दौरान देश दुनिया के हजारों भक्त इस पवित्र स्थल को देखने और इसके जरिए भारत की आध्यात्मिक परंपरा के दर्शन के लिए आते हैं। महाकुंभ क्षेत्र प्रयागराज से कैमरामैन शिव सुमन के साथ दीपिका महतो की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। और इस बार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड सशक्त और सुरक्षित भारत का संदेश देगी, जिसमें सेना के तीनों अंगों की संयुक्त झांकी देखने को मिलेगी। इस दौरान कर्तव्य पथ पर बीएसएफ के जवानों द्वारा हैरतअंगेज कारनामे प्रस्तुत किए जाएंगे। गणतंत्र दिवस की पूरी परेड दर्शक दूरदर्शन पर सजीव प्रसारण के माध्यम से देख सकेंगे। कर्तव्य पथ पर निकलने वाली झांकियों में भारत की शौर्य गाथा के साथ साथ सांस्कृतिक विविधता और रचनात्मकता की झलक भी आपको घर बैठे देखने को मिलेगी। प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत सहगल ने इसकी जानकारी दी। एक देश के नागरिक होने के नाते हम सबको जो गणतंत्र दिवस का समारोह होता है, जो परेड होती है, जिसमें कि हम देश अपनी सामरिक और आर्थिक शक्ति का प्रदर्शन करता है, हर नागरिक को गर्व महसूस होता है। तो उस हिसाब से उसको पूरी तरह से पूरा उसको साफ सुथरा और एक एंगल उसका दिखाना बहुत आवश्यक होता है। क्योंकि अब देखिए, परेड करते हुए जवान हमारे जब निकलते हैं, विशेषकर जो हमारी लड़कियां हैं, महिलाएं हैं, कितने वो जोर शोर से वो परेड करती हैं, तो उसका एक उनकी पहलू है, एक जो उनका एक फीलिंग है, एक जो उनका दृश्य है, वो हर नागरिक को दिखाना बहुत आवश्यक होता है। मैं खुद से बचपन से हम लोग दूरदर्शन पे गणतंत्र दिवस का ये कार्यक्रम, ये फंक्शन हम देखते रहे हैं और छोटे से ही अपने आप को ये बड़ा अपने से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो हमने भी इस बार ये कोशिश की है पहली बार कि हम दर्शकों को ऐसा दिखाएं कि उसको लगे कि वो वहीं बैठ के देख रहा है। भारत इस बार 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। गणतंत्र दिवस पर होने वाली परेड मुख्य आकर्षण है। लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व करेंगे। ये लगातार दूसरा साल है जब वो परेड का नेतृत्व करेंगे। 76वें गणतंत्र दिवस परेड में एक बार फिर से जनरल भवनीश
परेड कमांडर हैं, आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं। एक बार फिर से आप परेड कमांडर हैं, कितनी अच्छी अनुभूति है ये? एक बहुत ही महत्वपूर्ण पल है और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं मैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन का और भारतीय सेना का और इस देश का कि मुझे ये दोबारा मौका मिला है रिपब्लिक डे की परेड को लीड करने का। जब हम बात करते हैं अपने मिलिट्री प्रोविंस की तो काफ़ी फोकस है आत्मनिर्भरता के ऊपर, जब हम हमारी रक्षा फौजों की बात करते हैं तो, और उसके साथ साथ भी यूथ पे, युवाओं पे और आत्मनिर्भरता पे। आत्मनिर्भरता बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे देश का इसकी तरफ बहुत फोकस पिछले गत कुछ वर्षों से बहुत रहा है। एंड इस परेड में आपको तमाम इक्विपमेंट जो हम दर्शा रहे हैं, आपको इंडिजिनस इक्विपमेंट जो खुद यहाँ निर्मित किया है भारत में, वो आपको देखने को मिलेगा, जैसे टैंक T-90 भीष्मा एंड इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल सारथ। एक आखिरी सवाल, इंडोनेशिया का कंटिजेंट भी इस बार पार्टिसिपेट कर रहा है, किस तरह की केमिस्ट्री रही है आपके और उनके बीच में? वी आर इंडोनेशिया के साथ हमारे बहुत अच्छे फ्रेंडली रिलेशंस हैं एंड आवर चीफ गेस्ट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। इंसिडेंटली जो 1950 में फर्स्ट हमारे जो गेस्ट थे इन दी रिपब्लिक डे परेड, ही वाज आल्सो द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, डॉक्टर सुहार्तो। सो दिस इज द फोर्थ टाइम दैट वी आर हैविंग द चीफ गेस्ट फ्रॉम इंडोनेशिया। तो आपने सुना जनरल भवनीश कुमार को, इस बार आत्मनिर्भरता पर जोर है और साथ में होगा इंडोनेशिया का कंटिजेंट। कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं विशाल बेरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को संसद में केंद्रीय बजट पेश करेंगी। बतौर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार अपना 8वां बजट पेश करेंगी। केंद्रीय बजट 2025-26 की तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं और इसी के साथ हलवा समारोह की घोषणा कर दी गई है। हलवा सेरेमनी आज शाम 5 बजे नॉर्थ ब्लॉक में आयोजित की जाएगी। हलवा सेरेमनी इस बजट की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसकी अपनी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्ता है। इस कार्यक्रम में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी, वित्त मंत्रालय के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहते हैं। हलवा सेरेमनी के बाद बजट दस्तावेजों को प्रिंटिंग के लिए भेजा जाता है। हलवा कार्यक्रम के बाद बजट की टीम को बजट पेश होने तक परिसर से बाहर जाने की अनुमति नहीं दी जाती है। तो भारतीय कंपनियों ने चालू वित्त वर्ष के अप्रैल से दिसंबर की अवधि में 32 लाख करोड़ रुपए के निवेश का ऐलान किया है। ये पिछले वित्त वर्ष के समान अवधि के आंकड़े 23 लाख करोड़ रुपए से 39% अधिक है। भारतीय स्टेट बैंक की एक रिपोर्ट में ये बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि मार्च 2024 तक 13.63 लाख करोड़ रुपए का वर्क इन प्रोग्रेस है, जो दिखाता है कि आने वाले वर्षों में तेज विकास देखने को मिलेगा। रिपोर्ट में बताया गया है कि वित्त वर्ष 2023 में सरकारी निवेश जीडीपी का 4.1% पर पहुंच गया था, जो कि वित्त वर्ष 2012 के बाद सबसे अधिक है। वहीं निजी क्षेत्र का निवेश जीडीपी का 11.9% रहा, जो वित्त वर्ष 2016 के बाद सबसे ऊंचे स्तर पर है। रिपोर्ट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि इस साल फरवरी के अंत में आने वाले वित्त वर्ष 2024 के प्राथमिक डेटा में निजी निवेश जीडीपी का 12.5% तक पहुंच सकता है। भारतीय कंपनियों के लिए बाहरी वाणिज्यिक उधार यानी कि ईसीबी प्रमुख फंडिंग स्रोत बना हुआ है। दिसंबर 2024 तक कुल 190.4 अरब डॉलर के ईसीबी बकाया थे, जिसमें पिछली तिमाही की तुलना में वृद्धि दर्ज की गई है। स्विट्जरलैंड के दावोस में 20 जनवरी से 24 जनवरी तक विश्व आर्थिक मंच की बैठक का आयोजन हो रहा है। इसमें भारत की ओर से कई केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री और कई दिग्गज नेता शामिल हुए। इस आयोजन में दुनिया भर की कंपनियों ने भारत में निवेश करने की रुचि दिखाई। स्विट्जरलैंड के दावोस में आयोजित हो रहे विश्व आर्थिक मंच में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए कई राजनीतिक हस्तियां पहुंची। इनमें केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, सीआर पाटिल, के राम मोहन नायडू, चिराग पासवान और जयंत चौधरी समेत महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के अलावा कई और नेता भी शामिल हुए। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में इस बार फोकस रहा इंडिया फर्स्ट। We will plan ahead as India first, always first. The diversity that we represent here, we also represent the unity within this entire diverse group. And our purpose is common. Our purpose is to make sure that our country develops, our country gets that position which it deserves.
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने विश्व आर्थिक मंच से दुनिया को नए भारत के विजन से रूबरू कराया। इस दौरान अश्विनी वैष्णव ने स्विट्जरलैंड में स्विस फेडरल रेलवे प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात कर रेलवे में सुरक्षा प्रौद्योगिकियों और रखरखाव को लेकर विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने कई सेक्टर में दिग्गज कंपनियों के साथ मुलाकात की। भारत का जो टेक्नोलॉजिकल बेस है, जिस तरह की ग्रोथ हो रही है इकोनॉमी की, और जिस ओपननेस के साथ भारत दुनिया के साथ इंटरैक्ट कर रहा है आज, उस चीज को यहाँ डावोस में बहुत अच्छी रिकग्निशन मिल रही है। डावोस से भारत में इन्वेस्टमेंट की बहुत इंटरेस्ट है, चाहे सेमीकंडक्टर हो, फूड प्रोसेसिंग हो, इंडस्ट्रियल गुड्स का हो, कैपिटल गुड्स का हो, क्लीन एनर्जी में हो, सब जगह सुपर इंटरेस्ट है दुनिया भर का भारत में इन्वेस्टमेंट के लिए। केंद्रीय मंत्री के राम मोहन नायडू ने दावोस में भारत में विमानन अवसरों पर MRO विकास से लेकर सस्टेनेबिलिटी लक्ष्यों की बात की। वहीं केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान ने कहा कि आने वाले 2 से 3 सालों में खाद्य और पेय पदार्थों के क्षेत्र में कई कंपनियों ने भारत में निवेश करने की रुचि दिखाई है। ABN के माध्यम से भारत में लगभग 250 मिलियन के निवेश की यहाँ पे घोषणा की गई है, जो बेवरेजेस के सेक्टर में आने वाले 2 से 3 सालों में वो निवेश करेंगे। भारत के अलग अलग प्रदेशों में ये निवेश होगा, नॉर्थ इंडिया में होगा, साउथ के कई राज्यों में इसका निवेश किया जाएगा। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले दिनों में भारत जिस तरीके से आर्थिक तौर पर बढ़ रहा है, लोगों का विश्वास, अलग अलग देशों का विश्वास, निवेशकों का विश्वास भारत पे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र को दावोस में 16 लाख करोड़ के निवेश के प्रस्ताव मिले। वहीं आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने और निवेश के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई कंपनी के CEO से मुलाकात की। 16 lakh crores MOU we have signed. These MOUs will generate employment worth around 16 lakhs. And I must tell you that 54 MOUs are around investments and 7 MOUs are strategic MOUs where our strategic partners are bringing knowledge. I think we have got these MOUs in varied sectors. Under Honorable Prime Minister's leadership, India is very strong, well recognized by global community, global investors and all countries. That is the message. This Davos is giving some ideas for the global community. All ideas already we are implementing. कुल मिलाकर देखें तो इस साल से वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक में मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड का डंका साफ सुनाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइकल मार्टिन को आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि आयरलैंड के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण करने पर माइकल मार्टिन को बधाई। साझा मूल्यों और लोगों के बीच गहरे जुड़ाव की मजबूत नींव पर आधारित हमारी द्विपक्षीय साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिलकर काम करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। अमेरिका की फेडरल कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जन्मजात नागरिकता को खत्म करने के लिए जारी किए गए आदेश पर 14 दिनों की अस्थायी रोक लगा दी गई है। साथ ही इसे स्पष्ट रूप से असंवैधानिक करार दिया है और नीति को लागू होने से रोकने के लिए एक अस्थायी प्रतिबंध के आदेश जारी किए गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वह इसके खिलाफ अपील करेंगे। ट्रंप के इस फैसले के बाद 22 राज्यों के अटॉर्नी जनरल ने 2 फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकदमा दायर कर आदेश को रद्द करने के लिए कहा था। दरअसल ट्रंप ने 20 जनवरी को अपने शपथ ग्रहण के दिन प्रोटेक्टिंग द मीनिंग एंड वैल्यू ऑफ अमेरिका सिटीजनशिप नामक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किया था। इस आदेश के जरिए जन्मजात नागरिकता पर रोक लगाई गई थी। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने आज खो-खो विश्व जीतने वाली भारतीय महिला और पुरुष टीम से मुलाकात की है और इन तमाम खेल जगत की खबरों पर विस्तार से हमारे साथ जुड़ रही हैं हमारी साथी संवाददाता सुचित्रा। जी सुचित्रा, क्या खबरें हैं? जी शुक्रिया ऋतु। और जिस तरह से आप बता रही थी कि खो खो विश्व कप में भारत ने जो खिताबी जीत दर्ज की थी महिला और पुरुष दोनों वर्ग में, उसी जीत का जो जश्न है वो लगातार जारी है। आज केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से ने दोनों ही टीमों से मुलाकात की और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जो खो खो है वो देश की मिट्टी से जुड़ा खेल है और इसकी लोकप्रियता को बढ़ावा मिलना ही चाहिए।
हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है कि पहला वर्ल्ड कप हमने भारत ने होस्ट किया और उसके साथ ही हमारी दोनों टीम ने ये वर्ल्ड कप जीता। और ख़ास करके जैसे मैंने बाकी लोगों को भी बताया कि ये गेम हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, ये हमारा गेम हर गांव में खेला जाता है, तो ये इसलिए ज़्यादा स्पेशल हमारे लिए, इसलिए ज़्यादा स्पेशल मोमेंट इसके साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि आज एक गाँव का खेल जब दुनिया के सामने जाता है और आज दुनिया भी इसे एक्सेप्ट करके आज वर्ल्ड कप तक इसे पहुंचा रही, तो ये बहुत बड़ी बात है। बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन की। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष एकल फाइनल में जगह बना ली है। सर्बिया के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने सेमीफाइनल के पहले ही सेट में वॉकओवर दे दिया। इसके बाद ज़्वेरेव ने टूर्नामेंट के फाइनल में प्रवेश कर लिया। महिला एकल वर्ग में अमेरिका की मैडिसन कीज ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में पहुंच गई हैं। महिला एकल वर्ग के दूसरे सेमीफाइनल में मैडिसन कीज ने पोलैंड की इगा श्वांतेक को हराकर फाइनल में जगह बनाई। शनिवार को ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल वर्ग के खिताबी मैच में मैडिसन कीज के सामने बेलारूस की एरिना सबालेंका की चुनौती होगी। तो ये थी इस वक्त की खेल जगत की प्रमुख खबरें। जोकोविच ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर हो गए हैं। वापस चलते हैं ऋतु के दास। तमाम खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुचित्रा। और मिड डे प्राइम में आज बस इतना ही। डीडी न्यूज़ पे खबरें जारी रहेंगी। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।